नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, CCI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और राजस्थान के करंट अफेयर्स के अंदर अब तक हम लोगों ने मई 2025 तक का राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। यह क्लासें विशेष रूप से चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही, इसके अलावा जिन भर्तियों के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स का वेटेज है उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये कक्षाएं उपयोगी रहने वाली हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जून 2025 राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले हैं अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली ग्रीन वॉल मतलब जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसको हरा भरा करने के लिए पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से ये एक परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। अगर हम लोग इस परियोजना के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम ये जो परियोजना है, ये परियोजना 2023 के अंदर मार्च 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा ये परियोजना प्रारंभ की जाती है। लेकिन अभी हम हाल ही में इस परियोजना के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हाल ही के अंदर जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था, इस पर्यावरण दिवस पर इस परियोजना को पुनः जीवित किया गया है। इस परियोजना के लिए पुनः लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसलिए ये परियोजना करंट की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। हम लोग अगर बात करें अरावली ग्रीन परियोजना की, तो सबसे पहले इसकी प्रारंभ की बात करें या शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत तो मार्च 2023 के अंदर ही हो जाती है। 2023 के अंदर इस परियोजना की शुरुआत होती है। लेकिन हाल ही के अंदर अगर हम बात करें तो 5 जून 2025 को 5 जून 2025 को इस परियोजना को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस परियोजना को पुनः है जो प्रारंभ किया गया है और इसका जो उद्देश्य रखा गया है ये जो परियोजना है, इसका उद्देश्य मुख्यतः इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली से गुजरात तक जो हमारी अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, इस अरावली पर्वतमाला में वनीकरण को बढ़ावा देना, वनों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, क्योंकि नाम से स्पष्ट है ग्रीन वॉल, यहाँ अधिक से अधिक क्या लगाए जाएंगे, वन लगाए जाएंगे। वनीकरण का उद्देश्य इसका प्रमुख रूप से रखा गया है। तो अगर बात करें इसका इस प्रमुख उद्देश्य, तो दिल्ली से गुजरात तक, वैसे अरावली जो पर्वतमाला है इसकी जो जड़ें हैं वो माना जाता है कि अरब सागर के अंदर है। तो गुजरात से ये प्रारंभ होती है और संपूर्ण राजस्थान के लगभग मध्य से अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरती है और अंत इसका दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक माना जाता है। इसलिए ये जो परियोजना है ये राजस्थान के साथ साथ में हरियाणा राज्य, गुजरात राज्य के साथ में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में ये परियोजना संचालित हो रही है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना के तहत दिल्ली से आपके गुजरात तक, दिल्ली से गुजरात तक, दिल्ली से गुजरात तक अरावली पर्वतमाला को दिल्ली से गुजरात तक अरावली पर्वतमाला में वनीकरण को प्रोत्साहन देना, में वनीकरण को प्रोत्साहन देना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया है वो ये है कि दिल्ली से लगाकर गुजरात तक, जिसमें हमारा संपूर्ण राजस्थान का जो भाग है जहां अरावली पर्वतमाला गुजरती है उसको शामिल किया गया है। यहाँ तक क्या करना है, वनों को बढ़ाने के लिए वनीकरण को प्रोत्साहन देना, इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। अब इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें राजस्थान राज्य तो है ही हमारा, इसलिए तो मोस्टली आपको ध्यान रखना ही है। राजस्थान के साथ में गुजरात राज्य है और गुजरात के साथ में हरियाणा राज्य है, हरियाणा के साथ में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये परियोजना संचालित की जा रही है। एक तो बात ये आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, और ये संपूर्ण भारत के लगभग 29 जिलों के अंदर है ना, संपूर्ण भारत के मतलब इन राज्यों के अंदर संपूर्ण भारत में कुल 29 जिलों में ये परियोजना संचालित होगी। कुल 29 जिलों में ये परियोजना संचालित हो रही है। इन 29 जिलों में से हमारे जो राजस्थान है,
इस राजस्थान के 19 जिले शामिल हैं। राजस्थान के 19 जिले शामिल हैं, ये आप मोस्टली ध्यान रखेंगे। आपसे डायरेक्ट प्रश्न किया जा सकता है कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत राजस्थान के कितने जिले हैं जो शामिल है, तो मोस्टली आपको ध्यान में रखना है कि इसके तहत राजस्थान के 19 जिले हैं जो शामिल किए गए हैं। ये बात अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद है वृक्ष बंधु पुरस्कार। वृक्ष बंधु पुरस्कार, देखो जून जो महीना रहा है, देखो प्रत्येक महीने के अंदर अगर करंट अफेयर्स की हम लोग बात करें तो कुछ न कुछ निराली विशेषताएं रही हैं। कहीं खेल इवेंट ज्यादा होते हैं, कहीं पुरस्कार ज्यादा दिए जाते हैं, कई योजनाएं ज्यादा आई हैं। इसमें आपके पर्यावरण से संबंधित बातें बहुत ज्यादा रहने वाली हैं। आप सबको पता है कि 5 जून विशेष रूप से पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध दिवस है, मनाते हैं हम। तो 5 जून से संबंधित या अन्य जो भी बातें हैं वो पर्यावरण से संबंधित अधिक रहने वाली हैं। तो वृक्ष बंधु अगर पुरस्कार की बात करें, ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में, नाम से स्पष्ट है वृक्ष बंधु, जो वृक्षों का क्या है, भाई है। वृक्षों को प्रोत्साहित करा है या वृक्ष लगाने के लिए अधिक से अधिक जिसने काम किया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जिसने काम किया है, उनको है जो आपके ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो वृक्ष बंधु पुरस्कार की अगर बात करें तो ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है 5 जून को। वितरण या दिया, जब इसका जो वितरण किया गया है ये 5 जून को दिया गया है। पहले तो ये ध्यान रखेंगे आप, 5 जून 2025, 5 जून 2025 को ये पुरस्कार बीएसएफ में एक ऑफिसर है, बीएसएफ में एक ऑफिसर है जिनका नाम है एमएल गर्ग, है ना, एमएल गर्ग। ये है आपके बीएसएफ में आईजी लगे हुए, बीएसएफ में क्या है, आईजी हैं। इनको बीएसएफ में आईजी एमएल गर्ग को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये बात वन लाइनर के हिसाब से आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। वृक्ष बंधु जो पुरस्कार है इसका वितरण 5 जून 2025 को किया गया है और ये जो पुरस्कार है ये एमएल गर्ग को दिया गया है, एमएल गर्ग को दिया गया है जो बीएसएफ में क्या है, आईजी है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एमएल गर्ग को ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। लगभग 1 वर्ष के अंदर, लगभग 1 वर्ष के अंदर इन्होंने 4.5 लाख पौधे हैं जो लगाए हैं। 4.5 लाख पौधों का क्या किया इन्होंने, वृक्षारोपण किया है। इसलिए पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये कौन सा श्रेणी का था, 38वां पुरस्कार था, ये ध्यान रखना है। अगर इसका पूछ लें कौन से नंबर का ये पुरस्कार था, 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार है, एमएल गर्ग को दिया गया है। और क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने एक वर्ष में लगभग 4.5 लाख वृक्ष लगाए हैं ना, 4.5 लाख वृक्ष लगाए हैं या पौधारोपण किया है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। वृक्ष बंधु पुरस्कार मोस्टली आपको एमएल गर्ग नाम है वो अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में है गिद्ध संरक्षण केंद्र। गिद्ध जो है उनको संरक्षण के लिए राजस्थान में केंद्र बनाए गए हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। बात अगर हम लोग करें तो 16 जून 2025 को केंद्रीय जो विधि मंत्री हमारे राजस्थान से ही हैं, अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर सांसद, उन्होंने ही बीकानेर के अंदर एक स्थान है जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, वहां पर ये गिद्ध संरक्षण केंद्र है जो स्थापित किया है। तो अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात करें इसकी तो 16 जून 2025 को केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इन्होंने क्या किया है, अर्जुन राम मेघवाल ने जोहड़बीड़, कहां पर, जोहड़बीड़ बीकानेर में है जो ये गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया है। जोहड़बीड़ बीकानेर में गिद्ध संरक्षण जो केंद्र है इसकी स्थापना की है। ये अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो कुल लागत आने वाली है वो लागत आई है लगभग 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत रही है। गिद्ध जो पक्षी हैं इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए गिद्ध जो संरक्षण केंद्र है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर जून 2025 के अंदर अर्जुन राम मेघवाल ने जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है इसकी स्थापना कहाँ की है, तो ध्यान रखना है जोहड़बीड़ के अंदर की है और जोहड़बीड़ का हमारे बीकानेर के अंदर है। ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, वेरी इंपॉर्टेंट, आज ही आप स्टार लगा दीजिए। आने वाली भर्तियों के अंदर किसी न किसी के अंदर आपको इस पुरस्कार से संबंधित प्रश्न 100% पूछने की संभावना है जो रहने
वाली है। पहले से ही आप इस प्रश्न के ऊपर स्टार लगा दीजिए कि यह सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पुरस्कार तो अक्सर पूछे ही जाते हैं और उसमें से साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से आपको ये पुरस्कार ध्यान में रखने हैं। अगर हम लोग बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कारों की, तो इसकी जो घोषणा की गई है, इसकी जो घोषणा की गई है वो हाल ही के अंदर 18 जून को की गई है। की घोषणा जो की गई है वो घोषणा की गई है हाल ही के अंदर 18 जून को, 18 जून 2025 को इसकी घोषणा साहित्य अकादमी के द्वारा की गई है। साहित्य जो अकादमी है नई दिल्ली के अंदर, उसके द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। वैसे साहित्य अकादमी पुरस्कारों का वितरण साहित्य अकादमी जो है दिल्ली के अंदर उनके द्वारा ही किया जाता है, और जो हाल ही के 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार है इनकी घोषणा 18 जून 2025 को है जो की गई है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये पुरस्कार किन श्रेणी के अंदर दिए जाते हैं, तो ये विभिन्न भाषाओं के अंदर दिए जाते हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान के अंदर एक 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है ना, जिसमें 22 भाषाओं का क्या है, उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनमें तो ये पुरस्कार प्रदान किए ही जाते हैं। इसके अलावा 2 अन्य भाषा, एक हमारी राजस्थानी है, राजस्थान के संबंध में ध्यान रखना है, और एक अंग्रेजी है। इन 2 भाषाओं को भी अतिरिक्त दिया जाता है। तो कुल ये जो पुरस्कार दिया जाता है, कुल ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये आपके 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले साहित्य के क्षेत्र में जो लेखक होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और हाल ही के अंदर साहित्य अकादमी में एक तो आपके बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की घोषणा की है और एक युवा साहित्य पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। हम अभी राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो अभी केवल आपको राजस्थानी भाषा से संबंधित जो पुरस्कार है उनका ध्यान है जो अच्छे से रखना है। तो हम अभी जो बात करेंगे वो केवल और केवल किसका करेंगे, राजस्थानी भाषा का। राजस्थानी भाषा में जो अवार्ड 2025 के घोषित हुए हैं साहित्य के क्षेत्र में उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। और इसमें भी हम 1 नंबर बात करेंगे राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार। जो लेखक 12 वर्ष तक के होते हैं या 12 वर्ष के ऊपर के होते हैं उन लेखकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। मतलब जो बच्चे होते हैं, जो बाल होते हैं और लेखनी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं, उन युवा बाल साहित्यकारों को उनकी अच्छे कोई काव्यांश के लिए, अच्छी कोई कविता संग्रह के लिए, अच्छे कोई उपन्यास के लिए है जो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो बाल साहित्य पुरस्कार 2025, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये भोगीलाल को दिया गया अच्छे से नाम आपको डबल स्टार करके ध्यान में रखना है, भोगीलाल, है ना। नाम बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे, भोगीलाल, है ना। ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये प्रश्न मुझे लग रहा है कहीं न कहीं चतुर्थ श्रेणी के अंदर नहीं आ जाए, है ना। चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। भोगीलाल पाटीदार, भोगीलाल पाटीदार हैं और ये बांसवाड़ा जिले के हैं। भोगीलाल पाटीदार, भोगीलाल पाटीदार हैं बांसवाड़ा जिले के। भोगीलाल पाटीदार, देखो जिला पूछा जा सकता है, बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या आपको सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी रचना क्या थी। तो रचना के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो रचना इनकी है पंखेरु रिपीड़ा, राजस्थानी के अंदर है तो राजस्थानी में होगी। पंखेरु पक्षियों से संबंधित है, उनकी पीड़ाओं को लेकर ये एक रचना है जिसके संबंध में इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना के लेकर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बाल साहित्य भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा जिले के हैं। पंखेरु रिपीड़ा, पंखेरु पीड़ा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इसमें जो पुरस्कार हम बात करेंगे वो है युवा साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य के बाद में युवा जो साहित्य पुरस्कार है इसका भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। युवा साहित्य पुरस्कार 2025, युवा साहित्य पुरस्कार 2025 की अगर हम लोग बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया है पूनम चंद गोदारा को। पूनम चंद गोदारा को दिया गया है जो हमारे बीकानेर जिले से संबंधित है। पूनम चंद गोदारा, पूनम चंद गोदारा को दिया गया है ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बीकानेर जिले के हैं, बीकानेर जिले से हैं, बीकानेर जिले से हैं। इनको ये पुरस्कार अंतसरे आंगणे, अंतसरे आंगणे, अंतसरे
आंगणे की रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखो रचना अच्छे से ध्यान में रखनी है, कौन से जिले से संबंधित है और किस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है, ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कहीं न कहीं आने वाले एग्जामों के अंदर इससे संबंधित आपसे प्रश्न किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि चतुश्रेणी के अंदर पूछे, अन्य कोई भी भर्ती जिसमें राजस्थान का वेटेज है वहां साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछने की पूरी गुंजाइश रहती है। तो हमने दो पुरस्कारों की बात की है। एक तो आपके बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है 18 जून 2025 को, और ये राजस्थानी के अंदर भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा जिले के हैं, पंखेरऊ रिपीड़ा रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा जो युवा साहित्य पुरस्कार है, जो 35 वर्ष से कम आयु के युवा लेखक होते हैं, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले जो लेखक होते हैं, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार दिया गया है पूनम चंद गोदारा को, और पूनम चंद गोदारा हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। अंतश्रेय आंगणे रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगर 2024 के पुरस्कार की हम लोग बात करें तो बाल साहित्य जो पुरस्कार था ये दिया गया था प्रहलाद सिंह झोरडा, नागौर जिले से संबंधित थे, उनको दिया गया था। और युवा साहित्य जो पुरस्कार है ये दिया गया था सोनाली सुतार को। ये 2024 की हम बात करें, लेकिन आपको 25 के बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। करंट के हिसाब से, जून के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अब ये जो पुरस्कार होते हैं इसमें अगर हम लोग राशि की बात करें तो इसमें राशि दी जाती है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए की जो राशि है वो भी प्रदान की जाती है। हो सकता है कभी कथन कारण में इनकी राशि के बारे में देखो, बाकी प्रमाण पत्र वगैरह ये तो साथ में दिए ही जाते हैं, लेकिन साथ में जो राशि प्रदान की जाती है 50,000 रुपए इस बाल साहित्य के अंदर, और 50,000 रुपए भी युवा साहित्य के अंदर राशि आपके प्रदान की जाती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से जो ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में है उत्कल रंजन साहू। ये नाम भी अभी हाल ही के अंदर जून माह में बहुत चर्चा के अंदर रहा था। हमारे राजस्थान के अंदर जो एक संवैधानिक संस्था है जो राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करवाते हैं, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, इसके हाल ही के अंदर एक नए अध्यक्ष की घोषणा की गई थी जून माह के अंदर, जिनका नाम था UR साहू, उत्कल रंजन साहू, पूर्व डीजीपी राजस्थान सरकार। इनको हाल ही के अंदर क्या बनाया गया है, आरपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गए हैं। तो उस हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आपसे किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। वेरी इंपोर्टेंट नाम है। नवीन नियुक्तियों के अंदर या व्यक्ति विशेष में आपसे प्रश्न ये पूछने की पूरी संभावना रहेगी। बात करें अगर उत्कल रंजन साहू की तो 10 जून 2025 को हमारे राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने घोषणा की, नियुक्ति की। बागड़े ने UR साहू को आरपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। एक तो कि 10 जून 2025 को राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उन्होंने ये घोषणा की थी, उन्होंने एक लेटर जारी किया था कि UR जो साहू है इनको राजस्थान की राज्य जो लोक सेवा आयोग है इसका नया अध्यक्ष है जो बनाया जाएगा। एक तो इनकी नियुक्ति की घोषणा जो होती है वो आपके 10 जून को होती है। ये अपना जो पदभार ग्रहण करते हैं वो आपके 12 जून को करते हैं। 12 जून को क्या करते हैं, ये अपने पदभार का ग्रहण करते हैं। अपने पद का जो ग्रहण है वो 12 जून को करते हैं। 12 जून को पदभार संभाला। और ये आरपीएससी के 40वें अध्यक्ष बने। ये भी ध्यान रख लेना, क्रम पूछ ले, अध्यक्ष बने। आरपीएससी के 40वें अध्यक्ष बने हैं और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो आपके 19 जून 2026 को इनकी कार्यकाल की जो समाप्ति होगी, कार्यकाल क्योंकि इनकी जो आयु है वो पूरी होने वाली है 19 जून 2026 को। 19 जून 2026 तक पद पर रहेंगे। इसके बाद में अन्य किसी व्यक्ति को है जो आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि जो आयु सीमा आरपीएससी अध्यक्ष की है वो इनकी 19 जून को पूरी हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर बात करें उत्कल रंजन साहू की तो ये पूर्व के बैच के आईपीएस अधिकारी थे और राजस्थान के अंदर डीजीपी पद पर थे, और इन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के जस्ट बाद में इनको आरपीएससी का क्या किया है, अध्यक्ष नियुक्त
किया है। तो एक बात वेरी इंपॉर्टेंट इसके साथ में ये ध्यान में रख लेना कि ये पूर्व डीजीपी थे और इनके बाद में जो राजस्थान के डीजीपी घोषित किए गए हैं उनका नाम भी आप अच्छे से साथ में स्टार करके नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आपको किसी एग्जाम के अंदर नियुक्ति में यह भी पूछा जा सकता है। नए जो डीजीपी बनाए गए राजस्थान में, नए डीजीपी वो बनाए गए हैं आपके राजीव शर्मा। राजीव शर्मा को राजस्थान का नया डीजीपी है जो बनाया गया है। पुलिस का जो सबसे बड़ा मुखिया राजस्थान के अंदर होता है वो डीजीपी होता है और नया जो मुखिया बनाया गया है वो राजीव शर्मा को बनाया गए हैं। ये बात भी आप अच्छे से साथ में ध्यान में रखें। तो उत्कल रंजन साहू नाम चर्चा के अंदर रहा था, आरपीएससी का हाल ही के अंदर इनको चेयरमैन बनाया गया है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में है नवीन रामसर स्थल। नवीन रामसर स्थल, हालांकि थोड़ी सी चर्चा हम पूर्व की करंट की क्लास के अंदर भी इसके बारे में कर चुके हैं, लेकिन आज विस्तृत रूप से आप लोग देख लेंगे। 4 जून 2025 को 4 जून 2025 को भारत में क्या किया गया है, भारत में 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया। 4 जून 2025 को भारत की 2 आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में शामिल किया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ज्योग्राफी के हिसाब से आप ध्यान में रखें परमानेंटली तो भी अच्छी बात है, और चाहे आप करंट के हिसाब से ध्यान में रखें तो भी बेहतरीन बात है। प्रश्न आपको यहां से पूछा जा सकता है कि 4 जून को इनकी घोषणा होती है। 4 जून 2025 को इनको क्या किया जाता है, 2 जो आर्द्र भूमियां हैं इनको भारत की नई रामसर स्थल में शामिल किया जाता है। इनकी घोषणा के बाद भारत में जो कुल रामसर स्थल है, भारत में कुल रामसर स्थल की जो संख्या हो गई है वो 91 हो गई है। रामसर स्थल, भारत में कुल जो रामसर स्थल की संख्या हो गई है वो 91 हो गई है। 91 हो गई है, ये बात भी आप अच्छे से ध्यान में रखें कि इन दोनों की घोषणा के बाद भारत में टोटल जो आर्द्र भूमियों की संख्या होगी वो 91, और सर्वाधिक जो इसमें है वो आपके हैं तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक 20 है जो आपके आर्द्र भूमियां हैं। सर्वाधिक अगर आर्द्र भूमि किसी राज्य की आपसे पूछी जाए राष्ट्रीय स्तर के करंट के हिसाब से या कैसे भी जोड़कर आपसे पूछी जाए तो तमिलनाडु के अंदर है, और तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं ये दोनों नवीन जो रामसर स्थल हैं दोनों ही राजस्थान से संबंधित है। एक राजस्थान के उदयपुर के अंदर मेनार है और दूसरा अपने राजस्थान के फलोदी के अंदर खींचन क्षेत्र है। दोनों ही पक्षियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, और मेनार और खींचन दोनों पक्षियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। दोनों ही आर्द्र भूमियां हैं और दोनों को हाल ही के अंदर रामसर स्थल में घोषित किया है। तो इनकी घोषणा के बाद राजस्थान में अब कितनी हो गई हैं, 4 हो गई टोटल। राजस्थान में जो रामसर स्थल हैं उनकी संख्या 4 हो गई। राजस्थान में रामसर स्थल अच्छे से आप लोग नोट कर लेना। प्रश्न ज्योग्राफी के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपके करंट के हिसाब से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर जो पहला रामसर स्थल था वो था केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव जो घना पक्षी विहार अभ्यारण्य है राष्ट्रीय, ये अभ्यारण्य राजस्थान का पहला रामसर स्थल था। राजस्थान की पहली आर्द्र भूमि थी घना पक्षी विहार। केवलादेव जो घना पक्षी विहार है, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान का पहला रामसर साइट थी, राजस्थान का पहला रामसर स्थल था। और अक्टूबर 1981 के अंदर इसकी घोषणा की जाती है। अक्टूबर 1981 के अंदर इसको रामसर स्थल श्रेणी में घोषित किया जाता है। कभी ज्योग्राफी के हिसाब से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाए कि राजस्थान की पहली रामसर भूमि या पहली आर्द्र भूमि कौन सी है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार, ये नाम अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है सांबर झील, जो आपके जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर सांबर झील, ये राजस्थान की दूसरी आर्द्र भूमि है जिसको 1990 के अंदर घोषित किया जाता है। और ये घना पक्षी विहार आप सभी जानते हैं भरतपुर के अंदर है, अगर जिला नोट करना है तो भरतपुर के अंदर है। ये जयपुर के अंदर है सांबर झील, और 1990 में राजस्थान का दूसरा जो रामसर साइट है वो इसको घोषित किया गया है। और 3 व 4 दोनों के अगर साथ में बात करें, 3 व 4, एक तो है मेनार तो है आपके उदयपुर के अंदर, है ना, मेनार
उदयपुर और दूसरा है आपके खींचन, खींचन गांव के हैं फलोदी के अंदर। इन दोनों को नवीनतम है जो रामसर स्थल श्रेणी में 4 जून 2025 को है जो घोषित किया है, 4 जून 2025 को इस श्रेणी में शामिल किया है। तो दोनों नाम अच्छे से ध्यान में रखें। मेनार उदयपुर के अंदर आर्द्रभूमि पक्षियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र, खींचन यह भी यहाँ कुर्जा के स्थल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कभी कभार भूगोल में डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जाता है, कुर्जा के लिए प्रसिद्ध स्थल राजस्थान में खींचन गांव, ये भी अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। के बाद में है राज्य की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। राज्य की पहली सोलर लिफ्ट जो सिंचाई परियोजना है राजस्थान में, एक जो सिंचाई परियोजना है बूंदी जिले के अंदर लोहाली गांव में, वहां पर जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उनके द्वारा राज्य की पहली सोलर द्वारा संचालित लिफ्ट परियोजना, मतलब यहाँ जो पानी उठाया जाएगा वो सौर ऊर्जा के माध्यम से उठाया जाएगा और किसी विद्युत का जो साधन है उसका उपयोग ना करके सौर ऊर्जा के माध्यम से राजस्थान की ये पहली है जो लिफ्ट परियोजना है जो इसकी हाल ही के अंदर क्या किया गया है, इस परियोजना का लोकार्पण किया गया है। तो ध्यान रखना है कब हुआ है, 18 जून को, 18 जून 2025 को, 18 जून 2025 को लोकसभा अध्यक्ष और कोटा सांसद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ओम बिरला ने लोहाली गांव, लोहाली गांव, लोहाली गांव में एक परियोजना है गेंडोली, गेंडोली, लोहाली गांव गेंडोली फोलाई, लोहाली गांव में गेंडोली फोलाई, गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना, लिफ्ट सिंचाई परियोजना, लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर राजस्थान, पर राजस्थान की पहली, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया, का लोकार्पण किया। देखो ये बातें क्या है, करंट के हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, लेकिन ये करंट में भी स्थायी जीके, करंट में स्थायी जीके से कि आपके वैसे सिंचाई परियोजना भी हैं चतुर्थ श्रेणी के अंदर, उस हिसाब से भी हैं, और भूगोल के अंदर ये स्थायी पार्ट है। ये जो सिंचाई परियोजना है गेंडोली जो फोलाई सिंचाई परियोजना है, इस सिंचाई परियोजना के तहत ये परियोजना कौन से जिले में है, अगर मोस्टली आपको ध्यान रखना है तो ये आपका जिला है बूंदी, जिला बूंदी है, बूंदी जिले की ये सिंचाई परियोजना है, ये भी ध्यान रखें, डायरेक्ट कभी जिला पूछ ले तो भी आपको मोस्टली ध्यान रखना है, बूंदी जिले की ये सिंचाई परियोजना है। और इस सिंचाई परियोजना के अंदर हाल ही के अंदर हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने यहाँ राजस्थान की पहली जो सोलर लिफ्ट परियोजना है इसका शिलान्यास किया है, इसका लोकार्पण किया है, ध्यान में रखना है। इसके बाद है वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो, वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे भारत के अंदर चल रही है, मेड इन इंडिया की एक नवीन पहल है वंदे भारत ट्रेनें, बहुत ही शानदार नवीन जो भी तकनीक है उन तकनीक पर आधारित एज ए जो बुलेट ट्रेन होती हैं उसी प्रकार की इन रेल सेवाएं जो होती हैं इनका संचालन भारत के अंदर किया जाता है। तो इनके लिए मेंटेनेंस के लिए डिपो है जो राजस्थान के अंदर एक बन रहा है हमारे भगत की कोठी के अंदर, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परिवहन के हिसाब से कैसे भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो ये भगत की कोठी, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन आपने सुना होगा जोधपुर में, भगत की कोठी जोधपुर भगत की कोठी जोधपुर में देश का पहला, देश का पहला वंदे भारत, वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस, ट्रेन मेंटेनेंस डिपो है जो बनाया जाना है, डिपो बनाया जा रहा है, जा रहा है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि भगत की कोठी
जोधपुर के अंदर वंदे भारत ट्रेन का जो मेंटेनेंस डिपो है वो बनाया जा रहा है। और इसकी कुल जो लागत आने वाली है, इसकी जो कुल लागत आने वाली है वो लगभग है 167 करोड़ रुपए हैं। और 5 वंदे भारत ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए सबसे बड़ा है जो डिपो ये बनने जा रहा है, और भारत का पहला है। भगत की कोठी के अंदर जोधपुर में ये मेंटेनेंस डिपो बन रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप परिवहन के हिसाब से याद रखें, करंट के हिसाब से। देखो मैं आपको दोनों चीजें साथ में बताते चल रहा हूं कि ऐसे कुछ करंट की बातें हैं जो आपके जनरल नॉलेज के अंदर स्थायी भी होती जा रही है। जैसे ये प्रश्न स्थायी भी हो जाएगा भविष्य के अंदर, लेकिन अभी हाल ही के अंदर जून में ये घोषणा हुई है, तो करंट के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बाद में है प्रबल कार्यक्रम। प्रबल कार्यक्रम की अगर बात करें तो ये जो कार्यक्रम है ये राजस्थान के अंदर, राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा कक्षा 9 से 12 के लिए राजस्थान के जो सरकारी विद्यालय हैं उन विद्यालयों के अंदर ये प्रबल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम है जो राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसलिए मोस्टली आप लोग ध्यान में रखें। अगर इस कार्यक्रम की हम लोग बात करें तो ये कार्यक्रम शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में होनी चाहिए, ऐसा कोई कार्यक्रम हो किसके लिए चलाया जा रहा है और किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये तो एक तो विद्यार्थियों के लिए है। कौन से विद्यार्थी? जो कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक है जो अध्ययन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। अब ऐसे कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य भी भले आप नोट कर लीजिए, हो सकता है कहीं पूछ ले तो हमारे गलत नहीं होना चाहिए। उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य है छात्रों के व्यवहारिक जो पहलू हैं, छात्रों के व्यवहारिक जो पहलू हैं, इस पहलू में बदलाव लाना। व्यवहारिक पहलू कैसे? वर्तमान के अंदर हम सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं, तो विद्यार्थियों में कई सारे परिवर्तन आ गए हैं, चाहे उनके अनुशासन को लेकर हो या अन्य किसी भी चीज को लेकर हो। तो ये जो व्यवहारिक पहलू है इनके अंदर बदलाव लाना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। और बदलते समय के साथ जो चुनौतियां विद्यार्थियों के सामने आ रही है, बदलते समय के साथ जो चुनौतियां विद्यार्थियों के सामने है, जो चुनौतियां विद्यार्थियों के सामने हैं उनसे क्या करना है? लड़ने के लिए सक्षम बनाना। बदलते समय के साथ जो चुनौतियां विद्यार्थियों के सामने आती हैं उनके लिए सक्षम बनाना। और ये जो कार्यक्रम है ये राजस्थान के लगभग 18,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। तो इतनी बात ही ध्यान रखनी है, शिक्षा विभाग राजस्थान चला रहा है और 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद में है आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान है। और कैसा है? आपनो गांव, आपनो मतलब जो अपना गांव है, आपनो अपन मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं। अपना गांव साफ सुथरा रखने के लिए अभियान राजस्थान के अंदर 13 जून को है जो हमारे पर्यावरण मंत्री है केंद्रीय भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। वैसे भारत में पहले से ही स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उससे ही जुड़ा हुआ ये अभियान है। और उसके तहत क्या है? अधिक से अधिक गांवों के अंदर सफाई करना, उन गांवों को स्वच्छ बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो शॉर्ट में ही आपको ध्यान रखना है कि इस अभियान की जो शुरुआत है, शुरुआत 13 जून 2025 को, 13 जून 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव
द्वारा। रामगंज मंडी में एक गांव है मोडक या मोडक, मोडक गांव, रामगंज मंडी, रामगंज मंडी कोटा, और रामगंज मंडी कोटा, यहां से ये अभियान शुरू किया गया है ना। इस अभियान की शुरुआत आपसे पूछ ले 13 जून 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, और मोडक जो गांव है, मोडक गांव है, इस मोडक गांव से केंद्रीय मंत्री के द्वारा इस अभियान की है जो शुरुआत की जाती है। ये आप लोग ध्यान में रखिए। रामगंज मंडी है, रामगंज मंडी कोटा के अंदर से इस अभियान की शुरुआत की जाती है। और ये जो अभियान है, ये अभियान आपके चलेगा लगभग 13 सितंबर तक, 13 सितंबर 2025 तक यह अभियान चलेगा। ये जो अभियान संचालित होगा ये आपके 13 सितंबर 2025 तक संचालित किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है वो स्वच्छ भारत मिशन को गांवों में प्रभावी रूप से लागू करना। उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन को, स्वच्छ भारत मिशन को गांवों में प्रभावी रूप से लागू करना, लागू करना। बस ये बात इतनी सी आपको ध्यान रखनी है। इसकी शुरुआत 13 जून को होती है कोटा से, और किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा, ये ध्यान रखना है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो गांव हैं इनको अधिक से अधिक इस पर गांव में लागू करने के लिए इस परियोजना की है जो शुरुआत की गई है, इस अभियान की है जो शुरुआत की गई है। नाम से स्पष्ट है, आपनो गांव स्वच्छ करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, संरक्षण जन अभियान। ये हमारे राजस्थान के अंदर जो सीएम साहब है उनके द्वारा ये अभियान प्रारंभ किया गया है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का मतलब है कि गांवों के अंदर या राज्य के अंदर जो विभिन्न जल स्रोत है उनको स्वच्छ रखना, उनको अधिक से अधिक सफाई करना, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये जो अभियान है इसकी शुरुआत राजस्थान के अंदर की गई है। और ये जो अभियान है ये आपके चलाए गए हैं लगभग 5 जून से 20 जून 2025 तक। यह अभियान जो संचालित हुआ है 5 जून से लगाकर 20 जून 2025 तक। इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत होती है आपके जयपुर से। की शुरुआत की अगर बात करें तो 5 जून को ही इसकी शुरुआत होती है, डेट आ गई पहले से ही। 5 जून को सीएम जो हमारे हैं भजनलाल शर्मा, सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा जो रामगढ़ बांध है, रामगढ़ बांध जयपुर से, रामगढ़ बांध जयपुर से इस अभियान की शुरुआत की जाती है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, वैसे रामगढ़ बांध हाल ही के अंदर करंट के रूप में बहुत चर्चा में रहा है। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि रामगढ़ बांध में राजस्थान का ऐसा पहला बांध है जहाँ कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी, है ना। जो ड्रोन होते हैं उन ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए रामगढ़ बांध को चुना गया था राजस्थान के अंदर। और हालांकि जो कृत्रिम वर्षा हाल ही के अंदर होनी थी वो हो नहीं पाई थी। ऐसा माना जाता है कि जो लोगों का एक हुजूम उमड़ा था इस कृत्रिम वर्षा को देखने के लिए। प्राकृतिक वर्षा तो वर्षा के मौसम में होती है, आपने देखी होगी, जो बादलों के माध्यम से होती है, लेकिन ये ड्रोन के माध्यम से जो उस रामगढ़ बांध के ऊपर वर्षा कराने का एक प्रयास सरकार का था जो विफल रहा है। क्योंकि जिस ड्रोन के माध्यम से वो वर्षा करवा रहे थे वो ड्रोन क्या है, तकनीकी समस्या के कारण नीचे गिर गए थे और वो वर्षा नहीं हो पाई थी। बहुत चर्चा के अंदर ये रामगढ़ बांध अभी हाल ही के अंदर राजस्थान में रहा है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसकी टैगलाइन क्या है वो अच्छे से ध्यान रखें, हो सकता है पूछ ले आपसे टैगलाइन। इसकी टैगलाइन बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखें। टैगलाइन है पानी रो मान रखी और जीवन रो ध्यान रखी, जीवन रो ध्यान रखी। टैगलाइन मतलब पानी रो मान रखी तो जीवन रो ध्यान रखी, ये क्या है इसकी टैगलाइन है। जीवन रो ध्यान कैसे, जीवन मतलब जीना और पानी मतलब पानी जो होते हैं पीने के लिए। अगर स्वच्छ पानी आपको मिल रहा है, पानी का आप अच्छे से ध्यान में रख रहे हैं, इसका जल स्तर हो या स्वच्छता हो कुछ भी लेकर हो,
तो आपके जीवन में भी क्या होगा, आराम से जीवन के जीने का भी ध्यान रहेगा, जीवन आराम से आप लंबे समय तक जी सकते हैं, किसी प्रकार की बीमारियों से मुक्त आप रह सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात करें इसका आयोजनकर्ता, आयोजनकर्ता, इसके जो आयोजनकर्ता हैं वो हैं कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया इंडस्ट्री व राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, व राजस्थान प्रदूषण बोर्ड, मतलब राजस्थान प्रदूषण बोर्ड के सहयोग से आपके कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री जो है, इसके द्वारा ये जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है ये संचालित किए गए हैं। और इसका जो समापन होता है ये भी ध्यान रख लेना, समापन 20 जून को होता है, और समापन कहाँ होता है, जैसलमेर के गड्डीसर तालाब में, जैसलमेर के गड्डीसर तालाब। तो गड्डीसर तालाब आपने सुना होगा, जैसलमेर, गड्डीसर तालाब जैसलमेर में इसके क्या होता है, समापन होता है, तालाब जैसलमेर। बस ये बात अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। इस अभियान की जो शुरुआत होती है 5 जून को होती है, रामगढ़ बांध जयपुर से होती है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की जाती है। 20 जून को इसका समापन गड्डीसर तालाब में जैसलमेर के अंदर होता है। पानी रो मान रखी और जीवन रो ध्यान रखी, ये इसकी टैगलाइन है। आयोजन करता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री जो है, इसके द्वारा आपके इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद में है 7R कॉन्क्लेव। 7R कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही के अंदर जयपुर में हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 7R, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका आयोजन। इसका जो आयोजन है वो आपके किया जाता है 4 जून को, 4 जून 2025 को, 4 जून 2025 को जयपुर में है जो इसका आयोजन किया जाता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, इसका आयोजन 4 जून 2025 को जयपुर में किया जाता है। दूसरी बात है इसका संस्करण, कौन सा संस्करण था, तो इसके संस्करण के बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका संस्करण था 7वां जो संस्करण है वो हाल ही के अंदर जयपुर में, देखो ऐसे कोई आयोजन होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका आयोजन अभी हाल ही के अंदर 4 जून 2025 में किए गए हैं। संस्करण इसका आपके 7वां रहा है। दूसरी है आपके थीम, दूसरी है आपके थीम, थीम, दूसरी आपके थीम है, ये अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसकी थीम है भविष्य के शहर, भविष्य के शहर, भविष्य के शहर संधारणीय लचीले व संपन्न, संधारणीय लचीले व संपन्न। एक तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसका आयोजन 4 जून 2025 को 7R कॉन्क्लेव किया जाता है। संस्करण 7वां है। थीम है इसकी भविष्य के शहर संधारणीय लचीले। अब है इसका आयोजन करता, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी। इसका जो आयोजन करता है ये आयोजन करता आपके 7R कॉन्क्लेव का है ना। इसका आयोजन करता जो है वो 7R का है। भूल से देखो, मानवीय भूल हो जाती है, दिमाग के अंदर एक रील सेट होती है और रील में कभी कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, तो मानवीय भूल हो सकती है। जो आयोजन करता हमने पहले गलत नोट कर लिया, यह ध्यान रहना आपको। आयोजन करता इसका आयोजन करता है आपके कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, इंडिया इंडस्ट्री के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और राजस्थान प्रदूषण बोर्ड के सहयोग से, राजस्थान जो प्रदूषण बोर्ड है, राजस्थान प्रदूषण बोर्ड है, इसके सहयोग से स्थापित किया गया है, इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। 7R कॉन्क्लेव आपके 4 जून 2025 को आयोजित होता है जयपुर के अंदर। संस्करण इसका 7वां है। थीम है भविष्य के शहर संधारणीय लचीले एवं संपन्न, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया
इंडस्ट्रीज राजस्थान जो प्रदूषण बोर्ड है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ये आपके इसका आयोजन नहीं है, ये तो राज्य सरकार के द्वारा था, भूल से यहाँ हो गया है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कार्यक्रम है, आप सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो आपके मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून 2025 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है, इससे संबंधित आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। ये जो नवीनतम अभी राज्य सरकार है, इस राज्य सरकार के क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं ये अलग अलग स्थान पर आयोजित किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने कुछ चीजें देखी होगी, एक तो आपके राजस्थान दिवस का जो कार्यक्रम था वो लगभग सप्ताह भर का कार्यक्रम इस नवीनतम जो सरकार है, भजन लाल सरकार है, इनकी पहल के द्वारा चलाया गया था, सप्ताह भर चलाया गया था। तभी भी नवीन घोषणाएं हुई थी। आपने 26 जनवरी का कार्यक्रम देखा था और राज्य स्तरीय कार्यक्रम उदयपुर के अंदर हुआ था। अभी हाल ही के अंदर अपने 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ है, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम जोधपुर के अंदर हुआ है। तो राजधानी से दूर अलग अलग जो जिला है, केंद्र है, वहां पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस का कार्यक्रम है, ये भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमारे जैसलमेर जिले के अंदर होता है, ना कि जयपुर जिले के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्य स्तरीय मतलब जो सर्व प्रमुख कार्यक्रम होता है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री है जो भाग लेते हैं। तो इसका जो आयोजन है, सीधी सी बात है, 21 जून 2025 को किया गया है। 21 जून 2025 21 जून 2025 को है जो इसका आयोजन किया गया है। एक बात आप ये ध्यान में रखेंगे, और इसका आयोजन होता है खूड़ी गांव, गांव जैसलमेर, खूड़ी गांव जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन होता है। पूछा जा सकता है क्योंकि आयोजन का है राजधानी से हटकर है, जैसलमेर जिले के अंदर इस राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दूसरा है इसका थीम आपसे पूछी जा सकती है। थीम है इसकी एक पृथ्वी। 2025 के योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसकी प्रमुख थीम रही है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और राजस्थान के अंदर इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है सौम्या गुर्जर, ब्रांड एम्बेसडर। सौम्या गुर्जर को क्या बनाया गया है, राजस्थान में इस योग दिवस का ब्रांड एम्बेसडर जयपुर के अंदर बनाया गया था सौम्या गुर्जर, ठीक है। प्रमुख खिलाड़ी रही सौम्या गुर्जर, इनको क्या बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये बातें भी आपको इसके समझ में ध्यान में रखनी है। आयोजन इसका आपकी 21 जून 2025 को होता है, खूड़ी जैसलमेर के अंदर होता है। बाकी योग दिवस के बारे में आप लोग परिचित थे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान दिलाने में भी इसका योगदान रहा है, हमारे देश भारत का ही रहा है। और इस योग दिवस के दिन भी राजस्थान के अंदर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, 1 करोड़ से अधिक लोगों ने योग करके, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जून माह के राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हमारे इतना ही। धन्यवाद।